चलिए देखते हैं परीक्षा मंथन, सामान्य ज्ञान वार्षिक सर्वेक्षण, करंट अफेयर्स त्रैमासिक लक्ष्य 2 2025 प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु समान रूप से उपयोगी है। इसमें आप लोग IAS, यूपी PCS, यूपी RO, 17वीं BPSC, 71वीं BPSC की प्रथम एवं मुख्य परीक्षा और MP PCS परीक्षा के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है। उससे पहले एक हम लोग मोटिवेशनल सुन लेते हैं। सच्चा दोस्त वही है, सच्चा दोस्त वो है जो कभी आपके रास्ते में नहीं आता है। सच्चा दोस्त वो है जो कभी आपके रास्ते में नहीं आता है। वो अपना कदम तभी बढ़ाता है जब आपका रास्ता गलत नजर आता है। ठीक है, इसी के साथ हम लोग आज कला और संस्कृति चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कला एवं संस्कृति। इससे पहले हम लोग इसका इंडेक्स देख लेते हैं, क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। काशी तमिल संगम 3, महाकुंभ का समापन और गंगा की सफाई, हैंड पेंटिंग और मेला क्षेत्र में झाड़ू लगाने की वो गिनी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। मौनी अमावस्या भगदड़ की न्यायिक जांच होगा। और 30वीं सूरजकुंड मेला आदि महोत्सव 2025 डोकरा कलाकृति वर्ष 2030 तक 10,000 GI टैग का लक्ष्य रखा गया। जहान ए खुसरो 2025 थाईपुसम न्योकुम यूलो उत्सव झुमोइर बिनंदिनी कार्यक्रम 2025 10वां साइंस फिक्शन फिल्म महोत्सव पल्लवकालीन ताम्रपत्रों की खोज रत्नागिरी उत्खनन युद्ध पर्यटन सिंधु घाटी लिपि की समझ कोरकू भाषा नागोबा यात्रा हट्टी जनजाति का बोड़ा त्यौहार राष्ट्रीय विज्ञान ड्रामा महोत्सव 2024-25 ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 भारत का सबसे पुराना पुस्तक मेला बोई मेला। अब मकर बिलक्कू महोत्सव 2025 तामू लोसार महोत्सव हाथी एवं पर्यटन महोत्सव राधा स्वामी दयाल की पवित्र समाधि आगरा हम्मास विनोदिनी थिएटर। अब कुंभवानी चैनल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे काशी तमिल संगम 3 के बारे में। काशी तमिल संगम 3 क्या है? 15 से 24 फरवरी 2025 के बीच काशी तमिल संगम 3 का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य तमिलनाडु और वाराणसी के ऐतिहासिक संबंधों को और मजबूत करना है। अब है मुख्य बिंदु। इस आयोजन में युवाओं को इन सांस्कृतिक संबंधों का महत्व समझ में आएगा। देश एक भारत श्रेष्ठ भारत की दिशा में और अधिक अग्रसर होगा। अब विदित हो कि तमिलनाडु में इस कार्यक्रम का आयोजन IIT मद्रास द्वारा किया गया था, जबकि वाराणसी में इस आयोजन की मेजबानी BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा की गई है। इस आयोजन में शामिल छात्रों और शिक्षकों को महाकुंभ में अमृत स्नान करने का विशेष अवसर मिला। इसके साथ ही अयोध्या में राम मंदिर को दर्शन भी किए गए। अब इस संगम का मुख्य उद्देश्य युवाओं को इस बारे में जागरूक करना है, ताकि विभिन्न क्षेत्रों में लोगों के बीच संपर्क और संवाद बढ़ सके और आपसी समझ को बढ़ावा मिले। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर नवंबर 2022 से काशी तमिल संगम का आयोजन हो रहा है। शिक्षा मंत्रालय की अगुवाई में होने वाले इस आयोजन में विभिन्न मंत्रालय और विभागों की प्रतिभागिता होगी। अब महाकुंभ का समापन और गंगा की सफाई, हैंड पेंटिंग और मेला क्षेत्र में झाड़ू लगाने को गिनी वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है। अब 27 फरवरी 2025 को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में महाकुंभ के नाम 3 नए वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हुए हैं। इनमें पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड गंगा की सफाई के लिए मिला और पहली बार ऐसा हुआ जब दुनिया में किसी नदी की सफाई के लिए 329 स्थानों पर सबसे बड़ा स्वच्छ अभियान चलाया गया। अब है दूसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड
रिकॉर्ड झाड़ू लगाने के लिए मिला है, जिसमें 19,000 सफाई कर्मियों ने महाकुंभ के मेला से क्षेत्र में एक साथ झाड़ू लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। और तीसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड है हैंड प्रिंटिंग बनाने का, जिसमें 8 घंटे में 10,102 लोगों ने अपने हाथ की छाप लगाकर चित्रकारी की और एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। अब 13 जनवरी 2025 से प्रारंभ हुआ महाकुंभ 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि के स्नान के बाद समाप्त हुआ, जिसमें 66.30 करोड़ श्रद्धालुओं ने पूर्ण स्नान किया है। अब इसमें 73 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। इस महाकुंभ में पहली बार उत्तर प्रदेश और राजस्थान सरकार की कैबिनेट बैठक हुई है। अब मौनी अमावस्या भागदौड़ की न्यायिक जांच 29 जनवरी 2025 को प्रयागराज में महाकुंभ में मौनी अमावस्या के अवसर पर भगदड़ हो गई, जिसमें बहुत से लोग मारे गए। इस घटना की जांच के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक न्यायिक आयोग गठन किया है। अब इस न्यायिक आयोग के अध्यक्ष इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति हर्ष कुमार और उसके साथ सेवानिवृत्त IPS अधिकारी BK गुप्ता तथा सेवानिवृत्त IAS अधिकारी DK सिंह बतौर सदस्य शामिल हैं। अब 38वां सूरजकुंड मेला 7 से 23 फरवरी 2025 के बीच फरीदाबाद में 38वें इंटरनेशनल सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले का आयोजन किया गया। केंद्रीय टूरिज्म मंत्री गजेंद्र शेखावत और CM नायब सैनी इसका उद्घाटन किया है। इस मेले में 42 देशों के लगभग 648 कलाकारों ने भाग लिया। इसमें मिस्र, इथियोपिया, सीरिया, अफगानिस्तान, बेलारूस, म्यांमार समेत अन्य देशों के कलाकार शामिल हैं। अब इंटरनेशनल सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले के बारे में। यह हरियाणा राज्य के फरीदाबाद जिले में स्थित सूरजकुंड गांव में हर वर्ष आयोजित होने वाला एक प्रमुख हस्तशिल्प मेला है। इस मेले का मुख्य उद्देश्य पारंपरिक हस्तशिल्प कला और संस्कृति को बढ़ावा देना है। यह मेला पूरे विश्व में शिल्पकार प्रेमियों, कला कारीगरों और पर्यटकों को आकर्षित करता है। यह मेला कारीगरों और शिल्पकारों को अपने काम को प्रदर्शित करने का मंच प्रदान करता है। यह हर वर्ष जनवरी और फरवरी के बीच आयोजित होता है। ये आमतौर पर 15 दिनों तक चलता है। यह भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला है। इसके साथ ही यह भारतीय और वैश्विक शिल्पकारों के संगम का प्रतीक है। आदि महोत्सव 2025 आदि महोत्सव 2025 के बारे में जानते हैं। आदि महोत्सव जो कि 16 से 24 फरवरी 2025 के बीच मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम नई दिल्ली में आदि महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने किया है। आदि महोत्सव एक आदिवासी त्यौहार है। यह भारत की समृद्ध जनजाति विरासत, संस्कृति, कला, शिल्प, भोजन और वाणिज्य का उत्सव है। अब यह भारतीय जनजातीय सरकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड ट्राइफेड की प्रमुख पहल है। इसे आदि महोत्सव पारंपरिक कला, संस्कृति, शिल्प, गैस्ट्रोनॉमी और व्यापार की भावना का सम्मान करने के लिए आदिवासी सहकारी विपणन विकास संघ TRAIFED द्वारा आयोजित किया जाता है। अब डोकरा कलाकृति हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को भारतीय वाद्ययंत्र बजाते संगीतकारों की पारंपरिक डोकार कलाकृतियाँ भेंट की गई। इस दौरान उन्होंने फ्रांस की प्रथम महिला ब्रिगेडियर मैक्रो को फूलों और मोर की आकृति वाला एक सुंदर चांदी का हाथ से उकेरा हुआ टेबल मिरर भी भेंट किया। अब यह डोकरा शिल्प 4000 साल से भी पुरानी छत्तीसगढ़ की पारंपरिक धातु ढलाई तकनीक है। ढोकरा दामर जनजातियों द्वारा प्रचलित लोक कला का एक रूप है जो पारंपरिक रूप से धातुकार है।
अब उल्लेखनीय है कि सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति मोहनजोदाड़ो की नृत्य करती महिला की मूर्ति है। अब 2030 तक 10,000 GI टैग का लक्ष्य है। जनवरी 2025 में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 2030 तक 10,000 भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। विदित हो कि वर्तमान में भारत के 605 GI टैग प्रदान किए जा चुके हैं, इसमें 10,000 तक बढ़ाना है। GI टैग के बारे में जानते हैं। यह किसी खास भौगोलिक क्षेत्र से जुड़े उत्पादों पर लगाया जाने वाला चिन्ह होता है। यह टैग उस उत्पाद के दूसरों से अलग पहचान देता है और उसे नकल करने से भी रोकता है। अब इससे उस क्षेत्र को सामूहिक रूप से इसके उत्पादन एकाधिकार प्राप्त हो जाता है। एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद यह टैग 10 साल तक मान्य रहता है। अब जहान-ए-खुसरो 2025 28 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सूफी संगीत महोत्सव जहान-ए-खुसरो 2025 का उद्घाटन किया है। यह अमीर खुसरो की स्मृति में सूफी संगीत, कविता और नृत्य को समर्पित एक अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव है। संस्करण 25वां आयोजन 28 फरवरी 2 मार्च 2025 है। आयोजक के बारे में जानते हैं। आयोजक रूमी फाउंडेशन प्रारंभ है वर्ष 2001 में प्रसिद्ध फिल्म निर्माता मुजफ्फर अली द्वारा है। अब थाई पूसम 11 फरवरी 2025 को तमिलनाडु में थाई पूसम त्यौहार का आयोजन किया गया है। यह तमिल हिंदू समुदाय द्वारा प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। अब इस दिन भगवान मुरुगन, शिव और पार्वती के बड़े पुत्र कार्तिकेय की पूजा की जाती है। यह त्यौहार मुख्य रूप से तमिलनाडु में मनाया जाता है। अब न्योकुम योलो उत्सव 26 फरवरी 2025 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अरुणाचल प्रदेश के कामले जिले के बोआसिमला में आयोजित पहले संयुक्त मेगा न्योकुम योलो उत्सव में भाग लिया और उससे संबोधित किया। अब उत्सव के दौरान माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला कबाक यानो को सम्मानित किया गया है। अब न्योकुम योलो उत्सव अरुणाचल प्रदेश की नेइसी जनजाति की एक प्रमुख कृषि त्यौहार है। इसमें समृद्धि की देवी न्योकुम की पूजा की जाती है। अब झुमोइर बिनंदिनी कार्यक्रम 2025 फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के गुवाहाटी में स्थित सरुसजाई स्टेडियम में आयोजित झुमोइर बिनंदिनी कार्यक्रम 2025 में भाग लिया है। उल्लेखनीय है कि असम में चाय उद्योग के 200 वर्ष पूरे हुए हैं। इस उपलक्ष्य में पारंपरिक झुमोइर या झूमर नृत्य आयोजित हुआ है। इसमें लगभग 8,000 कलाकारों ने भाग लिया है। झुमोइर नृत्य के बारे में जानते हैं। यह असम की एक पारंपरिक नृत्य शैली है। यह झुमोइर झूमर सदान जातीय भाषाई समूह का लोक नृत्य है जो अपनी उत्साहित उत्पत्ति का पता छोटा नागपुर क्षेत्र से लगाते हैं। अब इस नृत्य में महिलाएं मुख्य नर्तक एवं गायिका होती है, जबकि पुरुष पारंपरिक वाद्य यंत्र जैसे मादल, ढोल या ढाक, ड्राम, झांझ, बांसुरी और शहनाई बजाते हैं। अब देखते हैं 10वां साइंस फिक्शन फिल्म महोत्सव 29 जनवरी 2025 से 1 फरवरी 2025 तक के बीच गोवा की राजधानी पणजी और 10वां साइंस फिक्शन फिल्म महोत्सव आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य छात्रों में जिज्ञासा, वैज्ञानिक सोच और उत्सव को बढ़ावा देना है। इस महोत्सव का आयोजन विज्ञान परिषद गोवा द्वारा गोवा विज्ञान परिषद और गोवा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से किया जाता है। इस वर्ष महोत्सव का विषय हरित क्रांति रखा गया है, जो भारत हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को श्रद्धांजलि स्वरूप समर्पित है। अब पल्लवकालीन
ताम्रपत्रों की खोज। जनवरी 2025 में पल्लव राजवंश के आरंभिक काल में ताम्रपत्र अनुदान अभिलेख का एक समूह सेठ प्रकाश में आया है। यह ताम्रपत्र कर्नाटक राज्य के चिकबल्लापुर जिले के डिब्रू गांव में एक परिवार के पास थे। अब प्रकाश में आए ताम्रपत्रों में तांबे की प्लेटों के 5 पत्ते जो पिछली 5 पीढ़ियों से डिब्रू गांव में श्री पंडित शिव स्वामी आचार्य परिवार के पास है। ये ताम्रपत्र लेख संस्कृत भाषा में है और इनमें 5वीं और 6वीं शताब्दी की प्रारंभिक तेलुगु कन्नड़ लिपि अंकित है। अब है रत्नागिरी उत्खनन। हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा उड़ीसा के रत्नागिरी में 5वीं-13वीं शताब्दी के दौरान स्थापित बौद्ध परिसर में उत्खनन से प्राप्त अवशेषों ने रत्नागिरी के एक प्रमुख बौद्ध स्थल के रूप में उसके ऐतिहासिक महत्व को रेखांकित किया है। इसका उद्देश्य स्थल के दक्षिण पूर्व एशियाई संस्कृति से जुड़े होने के भौतिक साक्ष्य खोजना है। अब हालिया उत्खनन से प्राप्त अन्वेषण में एक विशाल बुद्ध प्रतिमा का सिर, एक विशाल ताड़ का पेड़, एक प्राचीन दीवार और उत्कीर्ण बौद्ध अवशेष है। इन अवशेषों की 8वीं और 9वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व का माना जा रहा है। विदित हो कि उत्खनन से विभिन्न काल की जीवन शैली, संस्कृति, धर्म, कला और वास्तुकला के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होता है। अब इसके अलावा ये खोजे उड़ीसा के बौद्ध धर्म के साथ ऐतिहासिक संबंध और मौर्य सम्राट अशोक 304 से 332 ईसा पूर्व के हैं। ये अशोक के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती है। अब युद्ध पर्यटन क्या है? युद्ध पर्यटन 15 जनवरी 2025 को 77वें सेना दिवस के अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गलवान घाटी एवं डोकलाम सहित 77 स्थलों को युद्ध पर्यटन के रूप में चिन्हित किया है। क्या है युद्ध पर्यटन? युद्ध पर्यटन पद अतीत या वर्तमान में युद्ध या संघर्ष से जुड़े क्षेत्रों की मनोरंजन यात्रा को समर्पित करता है। अब इन गंतव्यों में सक्रिय संघर्ष क्षेत्र, प्रसिद्ध युद्ध क्षेत्र, युद्ध स्मारक, जेल, शिविर और संग्रहालय शिमला है। इसे रणभूमि पर्यटन भी कहा जा रहा है। भारत के संदर्भ में युद्ध पर्यटन से संबंधित अधिकांश स्थल भारत से लगे चीन एवं पाकिस्तान की सीमाओं पर स्थित है, जिनका इतिहास स्वतंत्रता के बाद युद्धों और हाल के दिनों में अन्य संघर्षों का रहा है। अब इनमें मुख्य रूप से डोकलाम, गलवान घाटी, द्रास, कारगिल, सियाचिन बेस कैंप, लोंगेवाला राजस्थान, बुमला और किबुथु अरुणाचल प्रदेश शामिल है। अब इसका उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्रों में संपर्क, पर्यटन एवं सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। अब सिंधु घाटी लिपि की समझ, यानी जनवरी 2025 में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने सिंधु घाटी सभ्यता की हड़प्पा सिंधु घाटी लिपि को सफलतापूर्वक समझने वाले व्यक्ति या संगठन को $1 मिलियन यानी 8.5 लाख रुपए का पुरस्कार देने की घोषणा की। तमिलनाडु सरकार ने इस प्रयास को उद्देश्य देश के इतिहास में तमिलनाडु का उचित स्थान सुनिश्चित करना है। इसे हड़प्पा लिपि के सदियों पुराने रहस्य पर प्रकाश पड़ा, जिसका अर्थ समझने के लिए विद्वानों द्वारा 100 से अधिक प्रयास किए गए, लेकिन सफल नहीं हो सका। नोट है, यहाँ समझ से तात्पर्य अज्ञात प्रतीकों या लिपियों को पठनीय भाषा के अनुदान करने की प्रक्रिया से है। अब सिंधु घाटी लिपि क्या है? सिंधु घाटी लिपि को हड़प्पा लिपि के नाम से भी जाना जाता है। यह सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त मुहरों, अभिलेखों, मृद भांडों एवं धातु पत्रों द्वारा निर्मित प्रतीक चिन्हों का एक संग्रह है। अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा बनाए गए एक चित्र में हड़प्पा प्रतीक वाली मुहरों के माध्यम से इस लिपि चिन्हों को पहली बार 1875 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। हालांकि हड़प्पा सभ्यता की पहचान पहली बार 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने और
और आधिकारिक खोज की घोषणा 1924 ईस्वी में सर जॉन मार्शल ने की थी। सिंधु घाटी सभ्यता 2600 से 1900 ईसा पूर्व के दौरान वर्तमान पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत में प्रयुक्त सिंधु घाटी लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। इस लिपि की खोज वर्ष 1921 के दशक में सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में की गई थी। यह मोहरों टेराकोटा की पट्टियों एवं धातु पर अंकित है, जिसमें चित्रलेख तथा पशु या मानव आकृतियां हैं। अब लेखन शैली सामान्यतः दाएं से बाएं लिखे गए लंबे वाक्यों में कभी कभी बोस्ट्रोफेड्रॉन लिपि पंक्तियों के बीच दिशाओं का परिवर्तन का प्रयोग किया गया है। संक्षिप्त लेख अधिकांश लेख छोटे औसतन 5 अक्षर हैं। सबसे लंबे ज्ञात टेक्स्ट में 26 प्रतीक है। इसकी संक्षिप्त के कारण इस बात पर विमर्श है कि क्या यह एक पूर्ण विकसित भाषा की परिचायक है या यह केवल प्रतीकात्मक संकेत है। अब लिपि की प्रकृति, यह संभवतः एक लोगोसिलेबिक प्रणाली है जिसमें चित्रलेखा तथा अक्षरों का संयोजन था, पर आधारित थी जो अपने समय की अन्य लिपियों के समान थे। इसके संदर्भ में विद्वानों ने रिब्स सिद्धांत को प्रस्तावित किया है, जहां प्रतीक अप्रत्यक्ष रूप से ध्वनियों और विचारों के परिचायक है। उद्देश्य और कार्य इस लिपि का उपयोग व्यापार कर अभिलेखों एवं पहचान के लिए किया जाता है, लेकिन इसकी भूमिका अभी भी अस्पष्ट है। गुणज, जोड़ एवं स्वास्तिक जैसे कुछ प्रतीक का शैक्षिक या धार्मिक महत्व भी हो सकता है। कुछ लोगों का मानना है कि यह एक अंकन प्रणाली थी, न कि कोई भाषा आधारित लिपि है। अब सिंधु घाटी लिपि की विशेषताएं। इस लिपि में भावचित्रात्मक चिन्हों का प्रयोग किया गया था। यह लिपि एक पंक्ति में दाएं से बाएं की ओर, दूसरी पंक्ति में बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। इसे ब्रूस्टोफेडन शैली कहते हैं। सिंधु घाटी लिपि सिंधु सभ्यता के पतन के साथ ही लुप्त हो गई। इस लिपि का प्रयोग प्रशासनिक, व्यापारिक एवं धार्मिक कार्यों में किया जाता था। अब सिंधु लिपि का विकास स्वतंत्र रूप से हुआ था। सिंधु लिपि के लगभग 700 चिन्हों की पहचान की गई है। इसमें लगभग 31 चिन्हों का दोहराव 100 से अधिक बार हुआ है। इस लिपि को डिकोड करने या समझने में चुनौतियां हुई है। विगत 100 वर्षों से कई प्रयासों के बावजूद सिंधु घाटी लिपि को अभी तक समझा नहीं जा सका। इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। अब लिपि को समझने में मदद करने के लिए किसी ज्ञात द्विभाषी शिलालेख का अभाव है। यानी सिंधु लिपि में लगभग 700 विशिष्ट चिन्हों के ज्ञात होने से समझने में चुनौती होती है। सिंधु सभ्यता के पतन के साथ ही इस लिपि के प्रयोग में न रहने से वर्तमान में इस लिपि से निरंतरता का अभाव है। लेख का लघु आकार। सिंधु घाटी के उत्खनन में प्रत्येक लेख में औसतन 5 चिन्ह है और सबसे लंबे लेख में 17 विशिष्ट चिन्ह है। इससे लिपि समझने के लिए किसी पैटर्न का पता लगाना कठिन होता है। अब सिंधु घाटी लिपि एवं द्रविड़ संस्कृति के मध्य संबंध। तमिलनाडु राज्य पुरातत्व विभाग के अनुसार तमिलनाडु राज्य में उत्खनन स्थलों से प्राप्त 60% चिन्ह एवं 90% रेखा चित्र सिंधु घाटी सभ्यता में पाए गए। चिन्ह से मिलते जुलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में बैल बिरसन की उपस्थिति के प्रमाण मिले हैं और बैल द्रविड़ संस्कृति का प्रतीक है। और बैल का प्रमाण सिंधु घाटी से अलंग नल्लूर जल्लीकट्टू के लिए प्रसिद्ध मदुरै के पास एक गांव तक विस्तृत है। अब प्राचीन तमिल साहित्य में बैल के नियंत्रण करने वाले खेल के प्रचुर संदर्भ पाए जाते हैं। सिंधु घाटी की एक वुहरवर एक व्यक्ति को बैल को नियंत्रित करने का प्रयास करते हुए दिखाया गया है। अब इरावतम महादेवन कामिल जवेलेबिल एवं अस्को
परपोला जैसे भाषाविदों ने भी यह तर्क दिया है कि सिंधु घाटी लिपि का द्रविड़ भाषा से संबंध था। अब मेसोपोटामिया सभ्यता एवं पुरातत्व द्रविड़ भाषाओं के शब्दों के सिंधु घाटी लिपि से तुलनात्मक अध्ययन से इतिहास भी ए मुखोपाध्याय ने दावा किया है कि सिंधु घाटी लिपि का संबंध प्राचीन द्रविड़ भाषा से था। हालांकि कोई भाषाविदों का मत है कि इस लिपि का संबंध ब्राह्म लिपि से है। अब एक कुरकू भाषा क्या है? कुरकू भाषा हाल ही में मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में आदिवासियों के साथ स्वास्थ्य, शिक्षा, वनाधिकार, आजीविका के विषयों पर काम करने वाली स्पंदन समाज सेवा समिति ने कोरकू भाषा के 500 शब्दों वाली एक शब्दकोश तैयार किया है। कोरकू भाषा के बारे में, कोरकू भाषा ऑस्ट्रो एशियाटिक मूल की भाषा है। इसे नॉर्थ मुंड भाषा की श्रेणी में रखा जाता है और यह झारखंड की मुंडारी भाषा के लगभग समानार्थी है। इसका प्रयोग मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों में होता है। इसको बोलने वाले मुख्यतः मध्य प्रदेश के पूर्वी निमाड़, बैतूल, नर्मदापुरम के कुछ हिस्सों और महाराष्ट्र के अमरावती, अकोला एवं वर्धा में पाए जाते हैं। अब इसकी लिपि देवनागरिक अथवा रोमन है। पीपुल्स लैंग्वेजिक सर्वे ऑफ इंडिया ने कोरकू को भारत की विलुप्त होने वाली 196 भाषाओं में शामिल किया है। अब बोलचाल में कोरकू भाषा के प्रमुख शब्द और उनकी हिंदी अर्थ। ठीक है, कोरकू भाषा हिंदी भाषा। आबा दादा, माया माँ, माय माँ, डैड डैई बड़ा भाई, सनी बोकजई छोटी बहन, धुनेज लंका बहुत दूर, गोमेज ओढ़ पूर्व दिशा, ओटे पृथ्वी को बोलते हैं। उनरा गर्मी का मौसम, म्या एक, अफई 3 को बोलते हैं। नागोबा यात्रा क्या है? नागोबा यात्रा के बारे में, नागोबा यात्रा यानी जनवरी 2025 में उत्तरी तेलंगाना के आदिलाबाद के केसलापुर गांव में मेसराम कबीले द्वारा 5 दिवसीय वार्षिक आदिवासी त्यौहार नागोबा यात्रा का आयोजन किया गया है। यह आयोजन मुलुगु जिले के मेदाराम में होने वाले द्विवार्षिक सम्मक्का सलमा यात्रा के बाद आदिवासियों की दूसरी सबसे बड़ी सभा है। अब नागोबा यात्रा के बारे में, यह एक आदिवासी त्यौहार है। केसलापुर गांव में आयोजित होने के कारण इसे केसलापुर यात्रा के नाम से भी जाना जाता है। यह आदिवासी राज गोंड और प्रधान जनजातियों के मेसराम वंश की बोईगुंटा शाखा का एक विशाल धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन है। त्यौहार के दौरान नाग देवता नागोबा की महापूजा आयोजित की जाती है। अब हट्टी जनजाति का बड़ा त्यौहार। अब जनवरी महीने में हट्टी जनजाति द्वारा अपना सबसे बड़ा वार्षिक उत्सव बड़ा त्यौहार मनाया जाता है। इस त्यौहार की शुरुआत पौष द्वादशी की पूर्व संध्या पर होती है और यह पूरे माघ महीने तक चलती है। अब हट्टी समुदाय के बारे में जानते हैं। हट्टी समुदाय के लोग मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के निवास करते हैं तथा उत्तराखंड के गिरी और टोंस नदियों के बीच के क्षेत्र में भी पाए जाते हैं। अब एक कस्बे में हाट नाम के छोटे बाजारों में घरेलू फल, सब्जी, मांस, ऊन बेचने का पारंपरिक कार्य करने के कारण इन्हें हट्टी कहा जाता है। अब विदित हो कि उत्तराखंड के जौनसारी समुदाय के साथ ये सामाजिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक समानता रखते हैं, जिन्हें
1967 में अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिल चुका है। अब राष्ट्रीय विज्ञान ड्रामा महोत्सव 2024-25। 18 जनवरी 2025 को राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र दिल्ली में राष्ट्रीय विज्ञान ड्रामा महोत्सव 2024-25 का आयोजन हुआ। यह राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद का मुख्य कार्यक्रम है, कार्यक्रम में से एक है। यह कार्यक्रम पहले भारत के सभी 28 जिलों और 18 केंद्रशासित प्रदेशों में ब्लॉक, जिला और राज्य केंद्रशासित प्रदेशों स्तर पर आयोजित किया जाता है। अब ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 आयोजन नई दिल्ली में स्थित भारत मंडप में 4 से 9 जनवरी 2025 के बीच। थीम है विकसित भारत 2047 के लिए एक प्रतिस्कंदीय ग्रामीण भारत का विकास निर्माण, बिल्डिंग ए रिजला, ठीक है 2047 है, ठीक है। अब आदर्श वाक्य गांव बढ़े तो देश बढ़े। आयोजन सहयोग क्या है? वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग है। क्या है आयोजन सहयोग कौन है? वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग है। अब DFS और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की एक पहल नाबार्ड है। उद्देश्य ग्रामीण भारत की उद्यमशीलता की भावना और सांस्कृतिक विरासत का उत्सव माना है। ग्रामीण बुनियादी ढांचे को बढ़ाना, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था का निर्माण करना और ग्रामीण समुदायों के भीतर नवाचार को बढ़ावा देना। वित्तीय समावेशन को संबोधित करके और टिकाऊ कृषि प्रथाओं का समर्थन करके उत्तर पूर्व भारत पर विशेष ध्यान देने के साथ ग्रामीण आबादी के बीच आर्थिक स्थिरता एवं वित्तीय सुरक्षा को बढ़ावा देना। अब देखते हैं भारत का सबसे पुराना पुस्तक मेला बोई मेला। 48वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला 28 जनवरी से 9 फरवरी 2025 के बीच कलकत्ता के साल्ट लेक सिटी में आयोजित किया गया है। 48वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला 28 जनवरी से 9 फरवरी 2025 के बीच कलकत्ता के साल्ट लेक सिटी में आयोजित किया गया है। यह कोलकाता का पुस्तक मेला न केवल भारत का सबसे पुराना पुस्तक मेला है, बल्कि यह बंगाली संस्कृति, पढ़ने की परंपरा और बौद्धिक संपदा की धरोहर की जीवित रखता है। अब 2025 जर्मनी थीम देश। 2025 के संस्करण में जर्मनी थीम देश है। फ्रैंकफर्ट बुक फेयर से प्रेरणा के सम्मान में यह थीम चुनी गई है। प्रमुख आकर्षण क्या है? प्रमुख आकर्षण देखते हैं। सेल्फ लाइफ थीम मंडप प्रसिद्ध वास्तुकार अनुपमा कुंडू द्वारा डिजाइन किया गया है। साहित्य संवाद जर्मनी और भारत के लेखक, ग्राफिक उपन्यासकार और अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव के प्रतिनिधि। पर्यावरण और स्थिरता पर जोर। इन पुस्तक मेला सिर्फ साहित्य ही नहीं बल्कि वैश्विक मूल्य और समावेशी को भी बढ़ावा देगा। अब मकर बिल्लक्कू महोत्सव 2025। जनवरी 2025 में केरल के सबरीमाला मंदिर में मकर बिल्लक्कू महोत्सव का आयोजन किया गया है। कहाँ किया गया? केरल के सबरीमाला मंदिर में। यह भारत के केरल राज्य में मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध और पवित्र पर्व है जो भगवान अय्यप्पा के भक्तों के लिए विशेष महत्व रखता है। यह त्यौहार हर साल सबरीमाला मंदिर में मनाया जाता है और लाखों श्रद्धालु इस आयोजन में भाग लेते हैं। अब मकर बिल्लक्कू पर्व मकर संक्रांति के अवसर पर मनाया जाता है जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। इसे प्रकृति और मानव के बीच संबंध का उत्सव भी माना जाता है। अब तामू लोसर महोत्सव। क्या है? तामू लोसार महोत्सव यानी हाल ही में नेपाल में तामू लोसार महोत्सव मनाया गया। इसे गुरुंग समुदाय द्वारा मनाया जाता है। यह गुरुंग समुदाय के लोग यह नया पर्व है। यह त्यौहार गुरुंग आबादी वाले जिलों में धूमधाम से मनाया जाता है। इसमें लामगंज, गोरखा, तनहून,
स्यांगजा, मनांग, कास्की और पर्वत शामिल है। अब इस उत्सव के दौरान गुरुंग महिलाएं अपने सिर पर पारंपरिक आभूषण मखमली ब्लाउज, घालेक नामक एक पारंपरिक शॉल, पातुकी नामक एक पारंपरिक पेट बांधने वाला कपड़ा और एक साड़ी पहनती है। अब गुरुंग पुरुष भोटो नामक एक बिना आस्तीन की बनियान, भांगड़ा नामक एक सफ़ेद शॉर्ट जैसे परिधान और कक्ष नामक एक प्रकार का लहंगा पहनते हैं। वे एक जीवंत संस्कृति नृत्य करते हैं। अब गुरुंग समुदाय के बारे में जानते हैं। यह नेपाल और भारत में पाए जाने वाला एक जातीय समूह है। नेपाल में यह लोग मुख्यतः गण्डकी प्रांत में रहते हैं। यह समुदाय अपनी समृद्ध संस्कृति, परंपरा और प्राकृतिक सौंदर्य के प्रति गहरे लगाव के लिए जाना जाता है। गुरुंग समुदाय की विशेषताएं। मूल निवास नेपाल में हिमालयी क्षेत्र, विशेषकर गण्डकी प्रांत। अब व्यास कृषि, पशुपालन, व्यापार और सेना में सेवा। संस्कृति समृद्ध संस्कृति, विरासत, पारंपरिक नृत्य, संगीत और त्यौहार। धर्म बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और वर्ण धर्म का मिश्रण है। भाषाएं गुरुंग भाषा, तामू भाषा, नेपाली और अन्य अस्थायी भाषाएं हैं। हाथी एवं पर्यटन महोत्सव 28 दिसंबर 2024 से 1 जनवरी 2025 के बीच नेपाल के चितवन में स्थित राष्ट्रीय उद्यान में 18वां हाथी एवं पर्यटन महोत्सव आयोजित किया गया है। इसमें देश विदेश से पर्यटन शामिल हुए हैं। इस महोत्सव का मुख्य आकर्षण हाथियों की प्रदर्शनी होती है। इसमें हाथी विभिन्न प्रकार के करतब दिखाते हैं, जैसे कि पानी में तैरना, गेंद खेलना और चित्र बनाना। इस महोत्सव का उद्देश्य चितवन के पर्यटन को बढ़ावा देना है। चितवन नेपाल का एक प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। यह अपनी जैव विविधता के लिए जाना जाता है। अब राधा स्वामी दयाल की पवित्र समाधि। फरवरी 2025 में 121 साल बाद राधा स्वामी दयाल की पवित्र समाधि का निर्माण कार्य पूरा हुआ, जिसका निर्माण कार्य 1904 में प्रारंभ हुआ था। यह राधा स्वामी मत के संस्थापक पूर्व धनी हुजूर स्वामी शिव नारायण सिंह जी महाराज की समाधि है, जो आगरा शहर से कुछ दूरी पर स्थित स्वामी बाग में स्थित है। समाधि का निर्माण 1904 ईस्वी में शुरू हुआ और यह कभी पूरा नहीं हुआ ऐसा माना जाता है। अब समाधि में श्वेत संगमरमर का प्रयोग हुआ, साथ ही रंगीन संगमरमर और बेल बूटों के निर्माण के साथ साथ अन्य रंगीन चित्रों का भी उपयोग किया गया। इसे दूसरा ताज भी कहा जाता है। आगरा हम्माम। हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस को 17वीं सदी के आगरा हम्माम की सुरक्षा के लिए बल तैनात करने का निर्देश दिया। यह निर्देश चंद्रपाल सिंह राणा नामक व्यक्ति द्वारा जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI और अगर आयुक्त को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया कि अगर वह 17वीं सदी के हम्माम सार्वजनिक स्नानघर को कोई नुकसान न पहुँचे। अब आगरा हम्माम के बारे में। मुगल काल में दूसरे देशों या राज्यों से आने वाला राजा महाराजा इस हम्माम में स्नान करने के बाद ही बादशाह से मिलने जाते थे। इस हम्माम में कई कमरे बने हुए हैं। अब इस तुर्की शैली में बने हम्माम का निर्माण जहांगीर के समय वर्ष 1602 ईस्वी में अली वर्दी खां द्वारा कराया गया था। अब विनोदिनी थिएटर क्या है? विनोदिनी थिएटर के बारे में जानते हैं। 6 दिसंबर 2024 को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ऐतिहासिक स्थल स्टार थिएटर का नाम बदलकर
विनोदिनी थिएटर नटी विनोदिनी रखने की घोषणा की है। ये थिएटर बंगाली रंगमंच की महान हस्ती नटी विनोदिनी दासी से जुड़ा है। बंगाल में नटी का मतलब अदाकारा होता है और विनोदिनी ने अपने दौर में बंगाल के रंगमंच को नई पहचान दी थी। अब यह सांस्कृतिक धरोहर कोलकाता के पुराने इलाकों में नटी विनोदिनी सरणी के पास स्थित है। विनोदिनी दासी के बारे में जानते हैं कुछ। क्या थी विनोदिनी दासी के बारे में। विनोदिनी दासी ने उस समय रंगमंच पर अपनी पहचान बनाई जब महिलाओं का अभिनय के क्षेत्र में आना अच्छा नहीं माना जाता था। उस समय नाटक में महिलाओं के किरदार भी पुरुष ही निभाते थे। ऐसे दौर में अपनी शानदार अदाकारी से विनोदिनी ने न सिर्फ रंगमंच पर जगह बनाई बल्कि रामकृष्ण परमहंस को भी प्रभावित किया। उन्होंने विनोदिनी का नाटक देखा और उन्हें आशीर्वाद दिया। अब उनका जन्म कोलकाता के एक रेड लाइट इलाके में हुआ था और वहीं उन्होंने संगीत की शिक्षा गंगाबाई से ली थी। 1863 ईस्वी में जन्मी विनोदिनी ने 12 साल की उम्र में अपना पहला नाटक दिया और 23 साल की उम्र में थिएटर छोड़ दिया। विनोदिनी अपने समय की एकमात्र रंगमंच कलाकार थी जिन्होंने अपनी जीवनी अमर कथा लिखी। उन्होंने अपने जीवन के अनुभवों पर आधारित एक और किताब अमर अभिनेत्री जीवोन भी लिखी। अपनी आत्मकथाओं में उन्होंने अपने जीवन में मिले धोखों का दर्द साफ साफ बयां किया है। अब एक कुंभवानी चैनल के बारे में जानते हैं। कुंभवानी चैनल जनवरी 2025 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रयागराज में महाकुंभ 2025 को समर्पित आकाशवाणी के विशेष कुंभवानी चैनल का लोकार्पण किया। साथ ही इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा कुंभ मेला ध्वनि का भी लोकार्पण किया गया है। अब इसके द्वारा प्रसारित आंखों देखा हाल उन लोगों के लिए विशेष रूप से लाभदायक होगा जो कुंभ में भाग लेने के लिए प्रयागराज नहीं आ सकेंगे। अब कुंभवानी चैनल परिचय और प्रसारण अवधि 10 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक। प्रसारण समय 5:55 पर रात्रि 10:05 बजे तक। आवृत्ति FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। ठीक है, अगला चैप्टर है कृषि और पशुपालन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक चैनल, सब्सक्राइब प्लीज।